अपने साथी को धूल में बदलते देख बाकी बचे समुद्री डाकू कप्तान घबरा जाते हैं। लाल कोट पहने लीडर जल्दी से बचे हुए लोगों को इकट्ठा करता है और चिल्लाकर कहता है कि भले ही उन्होंने एक से एक साथी खो दिया है, लेकिन अगर वे मिलकर हमला करें तो भी जीत सकते हैं। वे खुद को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि भले ही लू शेंग के पास हाई लेवल कॉस्मिक लॉस ब्रह्मांडीय शक्ति हो, फिर भी उसकी शक्ति अब भी विकसित हो रही है और वह पूरी तरह अजेय नहीं हो सकता। पीछे हटने से इनकार करते हुए बाकी बचे 4 समुद्री डाकू कमांडर अपनी ताकत को एक साथ मिलाते हैं और लू शेंग पर हावी होने के लिए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी बड़ी संख्या एक मामूली लेवल 12 के फाइटर को कुचल सकती है। लू शेंग उनकी इस हताश कोशिश से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। जब वे उसकी ओर दौड़ते हैं तो वह पलक भी नहीं झपकाता, जबकि उसके शरीर के अंदर मौजूद 50 लाख अमर कोशिकाएं, इमॉर्टल सेल्स, पूरी तरह तालमेल के साथ कंपन करती हैं और जबरदस्त ताकत दिखाने के लिए तैयार होती हैं। वह इतनी विशाल शक्ति की लहर छोड़ता है कि उसके पिछले हमले इसके मुकाबले मामूली लगते हैं। यह ऊर्जा किसी तारे की साधारण शक्ति से कहीं ज्यादा है, जो एक शुद्ध प्रभावी शक्ति के रूप में प्रकट होती है और अपने आसपास की जगह स्पेस को ही मोड़ देती है। अपने एक्सट्रीम सन लॉ अत्यधिक सूर्य शक्ति के पहले चरण को दिखाते हुए वह अपना सबसे शक्तिशाली हमला करने की तैयारी करता है और ब्रह्मांड से अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए चारों ओर फैलने वाली सौर रोशनी को बुलाता है। गर्मी की चकाचौंध कर देने वाली चमक उनकी जीत की उम्मीदों को पूरी तरह भाप बना देती है। समुद्री डाकू दर्द से चिल्लाते हैं। सौर विस्फोट के निगलने से पहले वे उस तेज चमक को सह नहीं पाते। कुछ ही पलों में समुद्री डाकुओं का पूरा दस्ता झलकर राख हो जाता है और अंतरिक्ष के खालीपन में चुपचाप तैरने लगता है। लू शेंग शांति से इस खतरे को खत्म कर देता है, यह समझते हुए कि अपनी मौजूदा शक्ति के स्तर के साथ ये खूंखार कमांडर भी बस छोटी मछलियों के समान है। वह अपनी नजर आकाशगंगा के दूर के हिस्सों की ओर घुमाता है। उसकी आंखों में उसके सामने फैला विशाल शांत ब्रह्मांड झलकता है। हंटिंग बो ऑफ होप, आशा का शिकार करने वाला धनुष पर अपनी अंतिम मंजिल की ओर देखते हुए वह चुपचाप उम्मीद करता है कि वहां इंतजार कर रहे ज्यादा ताकतवर दुश्मन उसे सच में अच्छी चुनौती दे पाएंगे। स्टार स्पिरिट फ्लावर के ब्रिज पर क्रू के सदस्य हैरान और खामोश होकर डिस्प्ले मॉनिटर पर यह सब देखते हैं। लू शेंग की शक्ति का अविश्वसनीय स्तर जहाज पर मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह स्तब्ध कर देता है और वे लाइव फीड से अपनी नजरें नहीं हटा पाते। जेड यांगशेन घुटनों के बल गिर जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि वह इतनी आसानी से हुए कत्लेआम को समझने की कोशिश कर रही है। वह हकलाते हुए कहती है कि लू शेंग लेवल 13 के ताकतवर लोगों को ऐसे खत्म कर रहा है जैसे घास काट रहा हो। हाईजी दाओ यह नज़ारा देखकर भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन को गहरे सम्मान के साथ देखते हुए वह रोते हुए मानता है कि उन्होंने अभी अभी एक देवता को काम करते देखा है। उसके बगल में वो तियान को लगता है कि उसकी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो गई। वह बुदबुदाता है कि शायद उसने नकली मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी और उम्मीद करता है कि वह अभी भी सो रहा है। बाबू लुओ उसे चुप रहने के लिए कहता है, हालांकि वह मानता है कि वह भी चाहता है कि यह एक सपना हो, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। माशा अपना सिर झुका लेती है। उसका पहले का घमंड पूरी तरह टूट चुका है। वह सोचती है कि उनकी दुनिया में इतनी अद्भुत काबिलियत वाला जीनियस कैसे हो सकता है। उसे एहसास होता है कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है, खासकर इसलिए क्योंकि लू शेंग ने यह पूर्ण जीत लेवल 13 तक पहुंचे बिना ही हासिल कर ली। यह नज़ारा देखकर ट्यूरिंग उनके साथ के सफर के बारे में सोचता है। उसे याद आती हैं लू शेंग के साथ अच्छे संबंध बनाने और दोस्ती करने की अपनी लगातार कोशिशें, क्योंकि वह जानता था कि उसका साथी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। युवा एल्फ अपनी मुट्ठी भींचता है। उसे याद आता है कि कैसे लू शेंग ने ट्रेनिंग के दौरान एक ही वार में उनके मास्टर को आसानी से हरा दिया था। उस ताकत को देखने के बाद भी ट्यूरिंग ने चुपके से अपने प्रतिद्वंद्वी की बराबरी करने और उससे आगे निकलने की एक छोटी सी उम्मीद पाल रखी थी। लेकिन इस ब्रह्मांडीय प्रदर्शन को देखकर वे उम्मीदें तुरंत टूट जाती हैं। ट्यूरिंग घुटनों के बल गिर जाता है, यह मानते हुए कि वह बहुत नासमझ था, और उसे एहसास होता है कि वह अब लू शेंग की पीठ की परछाई भी नहीं देख सकता। खामोशी तोड़ते हुए
हाईजी दाओ क्रू को तुरंत युद्ध क्षेत्र को साफ करने का आदेश देता है ताकि वे जल्द से जल्द अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकें। वह कहता है कि इस लड़ाई ने उनकी यात्रा में पहले ही बहुत देर कर दी है। लू शेंग की ताकत के बचे हुए निशान को दिखाने वाले मॉनिटर को देखते हुए अनुभवी मास्टर कहता है कि वे रास्ते में अपने रक्षक का कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकते। शी यानचेन जल्दी से सहमति में सिर हिलाती है। उसका दिमाग पहले से ही नई योजनाओं में लगा हुआ है। व्यापारी प्रतिनिधि को एहसास होता है कि उसे अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मिल गया है। वह मन ही मन सोचती है कि लू शेंग निस्संदेह निवेश के लिए सबसे बेहतरीन व्यक्ति है जो उसे अपनी पूरी जिंदगी में मिलेगा। स्टार स्पिरिट फ्लावर पर बने अपने आलीशान केबिन में लू शेंग अपने सोफे पर आराम कर रहा है। हाल ही में मिली कामयाबी के बारे में सोचते हुए वह मन ही मन अपने शरीर में आए बदलावों का हिसाब लगाता है। गर्म ड्रिंक की चुस्की लेते हुए वह महसूस करता है कि उसके स्टार पाठ ने सफलतापूर्वक एक्सट्रीम सन सीड का रूप ले लिया है। इस बदलाव ने उसके पैसिव कल्टीवेशन के तरीके को भी बदल दिया है, जिससे वह कहीं ज्यादा असरदार हो गया है। वह धीरे धीरे और स्थिर गति से सांस लेता है। उसके 50 लाख अमर सेल्स अब एक्सट्रीम सन सीड में बदल चुके हैं। उसकी हर सांस के साथ तुरंत प्रतिक्रिया होती है। जैसे जैसे जहाज अंतरिक्ष में आगे बढ़ता है, लू शेंग की नई कोशिकाएं कॉस्मिक मैग्नेट की तरह काम करती हैं, जो लाखों किलोमीटर के दायरे में फैले रेडिएशन को खींचकर उसके कोर को लगातार पोषण और मजबूती देती हैं। अपना कप नीचे रखते हुए वह गौर करता है कि उसकी नई पैसिव कल्टीवेशन की गति बहुत तेज है। ऊर्जा के इस लगातार प्रवाह के साथ लेवल 13 तक का रास्ता पूरी तरह खुला है। वह अपनी अंदरूनी उग्र ऊर्जा की धाराओं को देखता है और पाता है कि अगर वह शक्ति जमा करता रहे तो अगले लेवल तक पहुंचना स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। हालांकि वह इस प्रगति को ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि उसे यह स्वाभाविक गति अपनी पसंद के हिसाब से बहुत धीमी लगती है। वह समझता है कि अपनी अद्भुत प्रगति के बावजूद वह समय बर्बाद नहीं कर सकता। उसे डार्क साइड यूनिवर्स के मास्टर के लगातार मंडराते खतरे का ख्याल आता है, जो हर गुजरते दिन के साथ और करीब आ रहा है। उसके पास आराम करने का समय नहीं है। वह अफसोस में सिर हिलाता है, यह महसूस करते हुए कि उसे अपने पिछले हमले के दौरान थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। हालांकि स्पेस पायरेट्स को भाप में बदलना संतोषजनक था। उसके हमले ने उन्हें और उनके सारे सामान को बारीक धूल में बदल दिया, जिससे कुछ भी नहीं बचा। उसे अफसोस होता है कि अगर उसने उन्हें सामान्य तरीके से मारा होता तो उन लेवल 13 के पायरेट कमांडरों से कीमती खजाने और संसाधनों का भारी भंडार मिल सकता था। अपनी चाय की केतली उठाते हुए लू शेंग हिसाब लगाता है कि उनकी संपत्ति हासिल करने से उसका कल्टीवेशन का समय काफी कम हो जाता। वह मजाक में सोचता है कि काश उसने टाइम रिवर्सल के नियम में महारत हासिल कर ली होती, ताकि वह अपनी जरूरत से ज्यादा की गई कार्रवाई को उलटकर उनकी लाशों को लूट पाता। जब वह अपना ड्रिंक डालता है और उसका मन भटकने लगता है तो अचानक उसकी डेस्क कंसोल की लाइट जल उठती है। नीली नोटिफिकेशन स्क्रीन की बाढ़ सी आ जाती है, जो कई जरूरी विजिटर रिक्वेस्ट का संकेत देती है। वह हल्की हैरानी के साथ स्क्रीन की ओर देखता है और पाता है कि लोगों की भीड़ अचानक उससे संपर्क करने के लिए बेताब है। बाकी संदेशों के बीच एक संदेश खास है। यह शी यानचेन का सीधा प्रस्ताव है, जिसमें वह खुलकर उसमें बड़ा वित्तीय निवेश करने की इच्छा जाहिर करती है। लू शेंग इस प्रस्ताव पर विचार करता है और सोचता है कि एक अमीर व्यापारी प्रायोजक का समर्थन मिलने से उसके रास्ते में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। यह वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।